ओके सो वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज में हम क्या करने वाले हैं, हम कोल्ड वॉर पढ़ने वाले हैं। ओके, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कोल्ड वॉर। तो कोल्ड वॉर कब से स्टार्ट हुआ था? कोल्ड वॉर बेसिकली 1947 में। ओके, उस वहां से लेके 1991 तक। तो 1947 में ऐसा क्या हुआ था उस समय? बेसिकली ट्रूमन डॉक्ट्रिन। ओके, देयर वाज दिस समथिंग कॉल्ड ट्रूमन डॉक्ट्रिन। इट केम इनटू इफेक्ट एंड दैट वाज टू काउंटर कम्युनिज्म। ओके, अब वो क्यों था, क्या था, व्हाट इट वाज बेसिकली, क्यों ट्रूमन को, हैरी एस ट्रूमन जो है, ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हु टुक ओवर द प्रेसिडेंसी आफ्टर फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट डाइड इन ऑफिस। उसके बाद उनको उन्होंने ये जो अज्यूम किया प्रेसिडेंसी, और देन ही केम अप विद द ट्रूमन डॉक्ट्रिन। और उसके बाद से basically this cold war started. Okay, cold war क्यों बोलते हैं? What is this, this terminology cold war? Why cold war? Because direct confrontation नहीं था। दो बड़े सुपर पावर, न्यूक्लियर आर्म्ड सुपर पावर, यूएसए एंड यूएसएसआर। okay, यूएसए एंड यूएसएसआर, they went head to head but not in a direct fashion। वो उन्होंने क्या किया, इनडायरेक्टली एक दूसरे से लड़ाई की, इन्फ्लुएंस के लिए और आइडियोलॉजिकल लेवरेज के लिए। ठीक है। ओके, सो ओरिजिन क्या है? व्हाट इज द ओरिजिन? लेट अस टॉक अबाउट इट। तो सबसे पहले याल्टा में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था। याल्टा कहाँ पर है? कैन एनीवन टेल मी? मैंने लास्ट क्लास में बताया था याल्टा इज इन क्राइमिया। वेरी गुड। ओके, क्राइमिया में एक जगह है ब्लैक सी कोस्ट पे, याल्टा। तो याल्टा यूएसएसआर में है था। याल्टा में स्टालिन ने, ये रहा स्टालिन, याल्टा कॉन्फ्रेंस की फोटो है। ये रहा फ्रैंकलिन रूजवेल्ट और ये रहे विंस्टन चर्चिल। तो याल्टा कॉन्फ्रेंस में फरवरी में हुआ था ये। फरवरी में बुलाया गया बाय स्टालिन, एंड स्टालिन कॉल्ड ऑल हिज एलाइज जो हिटलर के अगेंस्ट लड़ रहे थे। बेसिकली दे वर फाइटिंग अगेंस्ट हिटलर, एंड ही टोल्ड देम, ओके, पोस्ट वॉर करना क्या है। ओके, हम हमें जब एक बार हिटलर हार जाएगा, बिकॉज हिटलर इज ऑलरेडी ऑन द कस्प ऑफ लूजिंग, ऑलरेडी हम पुश कर रहे हैं हिटलर को हराने के लिए। तो थोड़े महीने में जब हिटलर हार जाएगा तो पोस्ट वॉर ऑर्डर क्या रहेगा, यूरोप कैसे बटेगा, यूरोप जो है उसका क्या फ्यूचर रहेगा, उसको डिसाइड करने के लिए। और यहाँ पर जो एलाइज थे, दे हैड डिसएग्रीमेंट्स। ओके, दे हैड डिसएग्रीमेंट्स। इससे पहले भी जो यूएसएसआर है वो ऑड्स पे रहा है बाकी पावर के साथ, बिकॉज ऑफ इट्स कम्युनिस्ट टेंडेंसीज। Not communist tendency, it was a communist state, but it was exporting communist tendencies to other countries, and it was supporting anarchy, and it was supporting, the trade unions जो कि एनार्की सपोर्ट कर रहे थे बेसिकली। यस, तो उसके थ्रू यूएसएसआर जो है अपना कम्युनिज्म को एक्सपोर्ट करना चाहता था, एंड अदर कंट्री डिड नॉट लाइक यूएसएसआर फॉर दैट, and it was providing ideological support to communists in other countries, and that's why USSR had become a pariah. But what happened was, जर्मनी जो है इसने इन्वेड जब कर दिया, तो यूएसएसआर के साथ जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस था वो यूएस और यूके उसने थोड़े समय के लिए फॉरगो करके, एंड इट मेड एलाइज विथ यूएसएसआर। तो पहले यूएसएसआर से उनको प्रॉब्लम थी, लेकिन फिर देखा उन्होंने, यार हिटलर को हराना है तो हमें एक साथ आना पड़ेगा। तो उन्होंने 4 साल कोऑपरेट किया, अच्छे से कोऑपरेट किया यूएसएसआर के साथ। दे गेव द यूएसएसआर मटेरियल, दे गेव यूएसएसआर फूड, दे गेव यूएसएसआर ऑल द टूल्स दैट वर नीडेड फॉर इट टू बीट हिटलर। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वंस हिटलर वाज बीटन, तो यूएसएसआर जो है, इट केम अप एज अ बिग पावर, because you within 4 years of fighting the Nazis, यूएसएसआर जो है इट हैड ग्रोन टू अ वेरी बिग पावर। उसका जो वेपन्स है, ऑल राइट, इट फील्डेड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टैंक्स, इट फील्डेड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल अंडर आर्म्स, इट फील्डेड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ दोज आर्मर्ड ट्रक्स। तो उसके वजह से यूएसएसआर जो है उसकी इंडस्ट्री भी बहुत आगे चली गई अचानक से 4 साल के अंदर, बिकॉज वॉर में ऐसा ही जनरली होता है, साइंटिफिक अचीवमेंट्स बहुत रैपिड हो जाते हैं। तो यूएसएसआर जो है उसकी थोड़ी सी पैरिटी आ गई बाकी वेस्टर्न कंट्रीज के साथ। तो यूएसएसआर को लगा कि नाउ आई कैन डू थिंग्स ऑन माई ओन, अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो इसने क्या बोला कि ठीक है, एटलीस्ट
आई वॉन्ट ईस्टर्न यूरोप, ओके, मुझे पूरा ईस्टर्न यूरोप चाहिए, वहां पर मैं अपना स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस लगाऊंगा, ओके, वहां पर मैं अपना स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस लगाऊंगा। आई ऑल्सो वॉन्ट एज फार एज पॉसिबल। तो स्टालिन ने एक चालाकी क्या की, स्टालिन जो है ही एक्चुअली डिड समथिंग, उसने बोला कि आई डोंट वांट बर्लिन, बर्लिन लेके मैं क्या करूंगा, मुझे बर्लिन नहीं चाहिए, आई वांट टू गो अप टू ड्रेसडेन। देयर इज अ सिटी इन जर्मनी, वेस्टर्न जर्मनी में एक सिटी है, उसका नाम है ड्रेसडेन। तो स्टालिन ने क्या बोला, दैट आई वांट टू गो अप टिल ड्रेसडेन, ये देखो जैसे मैप है, तो उसका प्लान था कि बर्लिन तो कैप्चर करना ही है। उसने ऐसा शो किया बाकियों को, ये चारों जो उसके तीनों जो उसके एलाई थे, उनको ऐसे शो किया दैट आई वांट टू गो अप टिल हियर वेयर ड्रेसडेन इज लोकेटेड, एंड इट वाज इट वाज टू बेसिकली गेट देयर माइंड ऑफ बर्लिन। तो चाहता था कि मैं बर्लिन में पहले आऊं, एंड एक्चुअली यही हुआ। बर्लिन जो है, हिटलर हिटलर कमिटेड सुसाइड ऑन 29th of April 1945, and basically Stalin had given his generals order कि कैसे भी करके बर्लिन को पकड़ना है, बिकॉज पोस्ट वॉर बर्लिन का एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस होगा, एंड दैट्स व्हाई आई वांट बर्लिन फॉर माई सेल्फ, ओके। देन याल्टा, याल्टा के बाद याल्टा कॉन्फ्रेंस में डिसएग्रीमेंट्स आया कि हाउ द पोस्ट वॉर एरा वुड लुक लाइक, हाउ द पोस्ट वॉर यूरोप, हाउ द पोस्ट वॉर वर्ल्ड विल लुक लाइक। उसके बाद दे वेंट टू पोट्सडैम। पोट्सडैम में ये फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जो है, ही अनफॉर्चुनेटली पास्ड अवे, ही डाइड, एंड चर्चिल जो है, ही वाज वोटेड आउट ऑफ पावर। चर्चिल के जगह आया एक बंदा जिसका नाम था क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली के बारे में आप लोग सारे जानते होंगे, एवरीबडी नोज अबाउट क्लेमेंट एटली। वाई? बिकॉज इंडिया जो इंडिपेंडेंट हुआ था वो कैसे हुआ था, एटली डिक्लेरेशन के थ्रू हुआ था, ओके। एटली डिक्लेरेशन ने ही बोला था दैट वी इंटेंड टू मेक इंडिया फुल्ली इंडिपेंडेंट एंड वी इंटेंड टू डू दिस बिफोर 15th of August, ओके, 1948, राइट? सो बिफोर 1948, जून 1948, और इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 15th of August 1947। यस। हु विल रीच बर्लिन, देखो, यस, देयर वाज दिस रेस अमंग एलाइज, लेकिन स्टालिन ने क्या चालाकी की, दैट ही सेड दैट कि आई डोंट वांट टू रीच बर्लिन, आई वांट टू गो टू ड्रेसडेन, आई वॉन्ट टू रीच अप टू ड्रेसडेन, मुझे बर्लिन से क्या मतलब है, बर्लिन छोटी चीज है मेरे लिए। बट एक्चुअली उसको बर्लिन चाहिए था। टू जनरल्स टू जनरल्स वेयर वेयर गोइंग टूवर्ड्स बर्लिन। एक ऊपर से आ रहा था, उसका नाम था जुकोव, और नीचे से जो आ रहा था उसका नाम था कोनिएव। एंड उनके बीच में एक लाइन थी ताकि उन दोनों के फोर्सेस मर्ज ना हो। स्टालिन गॉट सो डेस्परेट फॉर रीचिंग बर्लिन, ही टुक एन इरेजर, जब वो प्लानिंग कर रहा था, ही टुक एन इरेजर और उस लाइन को इरेज कर दिया, एंड ही सेड कि अब ये खुला चैलेंज है, जो पहुंच गया बर्लिन पहले, okay, he will be known as the hero. So he was so desperate to reach Berlin because Berlin had a strategic importance. It was the capital of his nemesis Hitler. हिटलर के साथ उसने बहुत ही एक ब्लडी वॉर लड़ी थी, जिसमें 26 मिलियन, 2.6 करोड़ सोवियत पीपल हैड डाइड। That is close to 8-9% of the total population of USSR died due to Hitler. So that's why Berlin को कैप्चर करना was of paramount importance for Stalin, ठीक है। नो, रशिया डिड नॉट इन्वेड बारबरोसा, याद है ना, ऑपरेशन बारबरोसा? जर्मनी इन्वेडेड, ओके, जर्मनी इन्वेडेड रशिया, डिड इन्वेड बर्लिन फर्स्ट, ओके। एनीवेज, हाँ, यस, देन हैपेंड। तो आप इन्वेजन नहीं कह सकते हो, इन्वेजन नॉट एग्जैक्टली, बट यू कैन से कि दे वेंट इन, ओके। इन्वेजन होता है जब एक साइड पहले करता है, ओके, एक साइड कुछ नहीं कर रहा है, एक साइड पहले करता है, ओके। सो उसके बाद क्या हुआ, व्हाट हैपेंड आफ्टर आफ्टर फाइनली 8th मई को विक्ट्री डे था। यूरोप में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया, 8th मई 1945 को यूरोप में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया। वंस दैट हैपेंड, जर्मनी को उन्होंने क्या किया, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये फ्रेंच जोन है, ये आपका यूएस का जोन है, यूएस कंट्रोल्ड जोन, दिस वाज द ब्रिटिश कंट्रोल्ड जोन,
and this was the Soviet controlled zone. Okay. Yes, तो पहले क्या था, अर्लियर व्हाट हैपेंड वाज बेसिकली ये चार पार्टमेंट, यस बोलो भाई। भाई एक बार रिकॉर्डिंग ऑफ कर देना, मेरे को थोड़ा वैसे वाला क्वेश्चन करते हैं वापस। ओके, सो देन फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो इसको डिवाइड किया। अब डिवीजन के बाद क्या प्रॉब्लम आई कि सोवियट्स जो है दे स्टार्टेड गेटिंग अग्रेसिव। एक और चीज थी कि बर्लिन को, जर्मनी को तो चार पार्ट में डिवाइड किया गया, बर्लिन को भी चार पार्ट में। बर्लिन आप अगर देख सकते हो, ध्यान से देखना, बर्लिन इज टोटली अंडर, बर्लिन इज टोटली अंडर सोवियत इन्फ्लुएंस, राइट। आप देख सकते हो चारों तरफ से सोवियत एरिया से घिरा हुआ है, राइट। लेकिन बर्लिन को भी क्या किया, एज अ सिटी उन्होंने चार पार्ट में डिवाइड किया, जिसमें एक पार्ट यूके को गया, एक पार्ट फ्रांस को गया, एक पार्ट यूएस को गया। उसके पीछे रीजन है कि बर्लिन वाज अ वेरी मेजर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस उसका था, बर्लिन का, दैट्स व्हाई इट हैपेंड कि बर्लिन को भी ऐसा डिवाइड किया गया। देन व्हाट हैपेंड वाज कि सोवियट्स जो है दे स्टार्टेड पुटिंग प्रेशर ऑन बर्लिन, दे स्टार्टेड पुटिंग प्रेशर ऑन ऑल द अदर एरियाज। तो व्हाट दे डिसाइडेड, द एलाइज व्हाट दे डिसाइडेड वाज कि इसको काउंटर करने के लिए हम ये जो एरिया है तीनों, दिस एरिया, दिस फ्रेंच एरिया, ब्रिटिश एरिया एंड द अमेरिकन एरिया, उसको फ्यूज करके वेस्ट जर्मनी बनाएंगे। उसको जर्मन दिस वाज द वेस्ट जर्मनी, और जर्मन रिपब्लिक था ये, और इसको क्या बोला गया, जीडीआर, जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, विच वाज अ कम्युनिस्ट स्टेट और एक क्लाइंट स्टेट था। ओके, दिस वाज अ क्लाइंट स्टेट ऑफ यूएसएसआर, बेसिकली यूएसएसआर जो कहता था वो ये करता था, ठीक है। और बर्लिन को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, वेस्ट बर्लिन, जो वेस्ट बर्लिन जो था दैट वाज द पार्ट ऑफ एलाइज, एलाइज के कंट्रोल में था, और जो ईस्ट बर्लिन था वो यूएसएसआर के कंट्रोल में था या जीडीआर के कंट्रोल में था। एंड बेसिकली जो था कैपिटल की तरह फंक्शन करता था दोनों कंट्री के लिए, लेकिन ये एक एनक्लेव बन चुका था। आप अगर देख सकते हो मैप पे, तो ये एक पूरा एनक्लेव बन गया था। बर्लिन वाज सराउंडेड, ये इंपॉर्टेंट है आपको जानना, वाई, बिकॉज मैं अभी आपको कंसेप्ट बताऊंगा बर्लिन ब्लॉकेड का, तो आपको वो समझ आएगा कि कैसे बर्लिन ब्लॉकेड कर सकता था यूएसएसआर, बिकॉज टोटली सराउंडेड था बर्लिन। ओके, सो दिस इज द थिंग। देन एक और छोटा सा आपको मैं इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। व्हाट हैपेंड वाज बेसिकली दैट, एक मिनट। ओके, सो अगर आप यहाँ देखोगे, अगर यहाँ पर देखोगे तो ये जो एरिया है जीडीआर का, ये सोवियत एरा, सोवियत एरिया जो है, और दिस वाज योर वेस्ट जर्मनी। सो वेस्ट जर्मनी हैड अ कैपिटलिस्ट मॉडल, वेस्ट जर्मनी के पास क्या था, एक कैपिटलिस्ट मॉडल था, राइट। तो वो प्रॉस्पर कर रहा था, वो काफी अच्छा कर रहा था। वेर एज जीडीआर जो है उस पे यूएसएसआर ने रेपरेशंस रखे थे। द वेस्ट अमेरिकans and the British, they were helping the West Germany to regain back, okay, regain back its control। और इसके एरिया में इसका राइनलैंड भी था, और राइनलैंड एज यू नो गाइस, राइनलैंड जो है इंडस्ट्रियल हब था, तो इंडस्ट्रियल हब वेस्ट जर्मनी में आ गया, एंड वेस्ट जर्मनी में कैपिटलिस्ट मॉडल भी उन्होंने लगा दिया, सो इट स्टार्टेड प्रॉस्परिंग। वेयर एज जीडीआर जो है उस पे यूएसएसआर ने क्या किया, उस पे रेपरेशंस लगा दिए कि भाई तुम हमें कॉम्पनसेशंस दो। अब भाई वो तो बैंकरप्ट है, दिस जीडीआर इज बैंकरप्ट। तो व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग वाज बेसिकली, जो यूएसएसआर वाले हैं, रशियंस जो हैं, उन्होंने क्या किया कि जो जर्मनी के बचे खुचे, ईस्ट जर्मनी में दिस पार्ट में जितने भी बचे खुचे फैक्ट्रीज थे, उनको डिसमेंटल करके, उनको पार्ट बाय पार्ट तोड़ के उनको ले जाने लगे रशिया की तरफ, और उसके वजह से और पोवर्टी आने लगी। सो व्हाट हैपेंड वाज बेसिकली, ये जो पूरा एरिया था, आप अगर देख सकते हो, दिस इंटायर एरिया, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, यहां से ईस्ट जर्मन्स जो कि फंस गए थे ईस्ट जर्मनी की तरफ, वो भागने लगे इधर वेस्ट जर्मनी की तरफ, बिकॉज ओपन बॉर्डर था उस समय, कोई रोकने वाला नहीं था। एंड देन बर्लिन में भी जो वेस्ट वेस्ट वाला एरिया था दैट वाज आल्सो अनमार्क्ड, मतलब आप टहल के जा सकते थे वेस्ट वाले एरिया में। तो लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड गोइंग टुवर्ड्स द वेस्टर्न पार्ट ऑफ बर्लिन, बिकॉज ईस्टर्न बर्लिन में खाने पीने की कमी हो गई थी, किसी भी तरीके की जॉब नहीं थी, अनएम्प्लॉयमेंट वाज एट पीक। और जो
यहाँ के लीडर्स थे, पॉलिटिकल लीडर्स थे, दे वेयर डायरेक्टली पिक्ड बाय द यूएसएसआर। ओके, यूएसएसआर जो है वो डायरेक्टली पिक कर रहे थे इनके लीडर्स को। उसके वजह से क्या हो रहा था, जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी ला रहे थे ये ईस्ट जर्मन के लिए, ऑल वाज गेयर्ड टुवर्ड्स कि मैं कैसे यूएसएसआर को बेनिफिट पहुंचा दूं, यूएसएसआर का रेपरेशंस वापस कर दूं। तो ऑटोमेटिकली जो ईस्ट जर्मनी है वहां पर आप अगर देखोगे तो जितना भी क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो मैसिवली डाउन चला गया था, एंड इट वेंट डाउन अ लॉट, एंड खाने पीने की कमी हो गई थी, कंज्यूमर गुड्स नहीं मिल रहे थे। तो दैट्स व्हाई दे स्टार्टेड गोइंग। तो व्हाट द ईस्ट जर्मन डिड वाज, एक सिक्योरिटी स्टेट तो था, देखो कम्युनिस्ट स्टेट होता है तो ऑटोमेटिकली यू कैन अज्यूम इट विल बी अ सिक्योरिटी स्टेट विद अ लॉट ऑफ पुलिस एंड मिलिट्री। तो उन्होंने क्या किया कि ये पूरा एरिया जो था इसको सील कर दिया, एंड फेंसेस लगा दिए, बॉर्डर गार्ड्स लगा दिए, फेंसिंग कर दी, इलेक्ट्रिक फेंसिंग कर दी, ताकि कोई छुए वायर, ओके, तो ही कैन ही विल गेट अ शॉक और वो फिर ट्राई नहीं करेगा। तो उसके बाद भी बर्लिन में दे स्टार्टेड गोइंग, और एक पॉइंट पे क्या हुआ कि ऑलमोस्ट 10% ऑफ ईस्ट जर्मनीज पॉपुलेशन, ऑलमोस्ट 10% ऑफ ईस्ट जर्मनीज पॉपुलेशन माइग्रेटेड टुवर्ड्स द वेस्टर्न साइड। एंड उसको रोकने के लिए फाइनली 1961 में बर्लिन वॉल was made. Okay, so this I wanted to tell you. I hope everyone got this Berlin Wall wala, right? अब हम आ जाते हैं इनिशियल कन्फ्रंटेशंस पे। व्हाट आर द इनिशियल कन्फ्रंटेशंस? सो सबसे पहले तो एक चीज आपको ध्यान रखना होगा, दैट बेसिकली जो सोवियत यूनियन है, ओके, उसको पता था कि जो मेरा सिस्टम है वो ऑप्रेसिव है, एंड if given a chance to the people they will opt for the American system, right? सो सोवियत यूनियन को पता था, द सोवियत लीडरशिप न्यू दैट अगर मैं रिप्रेसिव मेजर्स नहीं लूंगा, अगर मैं पुलिस स्टेट नहीं बनाऊंगा, तो ईस्टर्न यूरोप के जितने भी कंट्रीज हैं वो अमेरिकन सिस्टम अडॉप्ट करके दे विल वांट टू हैव अ कंज्यूमरिस्ट एटीट्यूड, दे वुड वांट अ प्रॉस्पेरस एटीट्यूड, दे वुड वांट कि एक मेरा इकोनॉमी जो है अमेरिका की तरह अबंडेंस रहे। तो दैट्स व्हाई दे केम अप विद द कंसेप्ट ऑफ आयरन कर्टन। कर्टन क्या होता है, व्हाट इज कर्टन? जैसे सपोज आपका नेबर झांक रहा है आपके घर में, तो आप क्या करते हो, आप कर्टन लगा देते हो, राइट? कर्टन लगा देते हो। तो उसी तरीके से वेस्ट ना झांके, वेस्टर्न वर्ल्ड ना झांके, तो वेस्ट जर्मनी के इधर जितने भी कंट्रीज थे यूरोप के, चेकोस्लोवाकिया हो गया, पोलैंड हो गया, ओके, युगोस्लाविया हो गया, अल्बेनिया हो गया, कंट्रीज लाइक बेलारूस, तो चलो इट वाज पार्ट ऑफ यूएसएसआर, अदर कंट्रीज, ओके, वो क्या थे, वो आयरन कर्टन के अंदर, हंगेरी हो गया, आयरन कर्टन के अंदर आ गया। तो कर्टन बेसिकली, कर्टन क्या था, जैसे आप अपने नेबर को पीक करने से रोकते हो, वैसे वॉट एवर इज हैपनिंग, ओके, वॉट एवर इज हैपनिंग, उस वो आप बंद कर रहे हो। किससे बंद कर रहे हो? ताकि इस जो इधर के लोग हैं, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है या जो यूएस लेड वर्ल्ड ऑर्डर है, वो नहीं देख पाए कि पोलैंड वगैरह कंट्री में क्या चल रहा है। और वो कैसे आयरन कर्टेन लगाया? तो आयरन कर्टेन इज अ फिगरेटिव, ओके, बेसिकली एक फिगरेटिव वर्ड है, ठीक है, आप उसको ऐसे देख सकते हो, एक तरीके से एक कॉनोटेशन है। और वो क्या कहता है कि हम सिक्योरिटी मेजर्स यूज करके, टाइट सिक्योरिटी मेजर्स यूज करके इंफॉर्मेशन का फ्लो बंद कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन का फ्लो बंद कर रहे हैं वेस्ट की तरफ। सो दैट इज व्हाट आयरन कर्टेन इज, ओके। और इसको किसने कॉइन किया था, इस वर्ड को, कि जो सिक्योरिटी मेजर्स लिए गए सोवियत यूनियन के, सोवियत यूनियन जो भी सिक्योरिटी मेजर्स लिए, वो चर्चिल ने किया था 1946 में। और एक और बात है, एक आपको बताना है कि एक चर्चिल जो है, ही हैड प्लान्ड ऑपरेशन अनथिंकेबल। व्हाट इज अनथिंकेबल? तो ही सेड कि देखो, हमारी जो वॉर है जर्मनी के अगेंस्ट खत्म होगी, एज सुन एज हमारी वॉर जो जर्मनी के अगेंस्ट खत्म होगी, तो हमें वी विल हैव टू फाइट द सोवियट्स एज वेल। तो व्हाई नॉट कैपिटलाइज ऑन आवर मोमेंटम, और जैसे ही जर्मनी सरेंडर करे उसके थोड़े दिन में ही हम
सोवियत यूनियन पे अटैक कर दें, ओके, एंड यूटिलाइज द मोमेंटम। तो ऑपरेशन अनथिंकेबल वाज एनविजन्ड, लेकिन उसको शूट डाउन कर दिया यूएस और बाकी एलाइज ने। यस वैभव। सर अगर सर जब वो विल्हेम कार्टिल जो था ओकेडब्ल्यू का हेड, सर जब उसने सर यही अगर टर्म इसने रखा था चर्चिल के सामने कि हम जो है सब आपके साथ हम सीजफायर कर दे रहे हैं, हम सोवियत के साथ हम लड़ते रहेंगे, तो सर चर्चिल ने फिर किसी कुछ करा नहीं उसके लिए, मतलब उसी को सपोर्ट करने के लिए। नहीं, उन्होंने नहीं किया, क्योंकि ही सेड कि वी कैन नॉट ट्रस्ट द नाजीज, उनके साथ हम 4 साल से वॉर पे हैं, तो पहले हम नाजीज को हराएंगे, अनकंडीशनल सरेंडर लेंगे, उसके बाद ही हम कुछ और करेंगे। यस भाई, अंकित भाई। भाई मैं ये पूछ रहा था, जैसे बर्लिन को हाफ ऑफ डिवाइड किया और मतलब ये बर्लिन वॉल भी उस टाइम रेस की थी, तो मेरा क्वेश्चन ये है, जो कम्युनिस्ट जो लीडर्स थे, स्टालिन जो था, उन्होंने मतलब जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, बर्लिन को और जर्मनी को जो डिवाइड किया, तो वो एज ए अपनी टेरिटरी नहीं लिया ना, मतलब उनके खिलाफ अभी भी थोड़ा ऑप्रेसिव स्टांस रखा। तो जब पीपल वर ईगर टू माइग्रेट, तो उसको ये मतलब फील नहीं हुआ कि अगर ऐसे मतलब पीपल माइग्रेट करेंगे और दूसरी वेस्ट की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के ऊपर ही पूरा एक क्वेश्चन मार्क आ सकता है बड़ा, और यूएसएसआर के लिए ही खुद क्वेश्चन मार्क हो सकता है, जो आगे जाके हुआ, लेकिन उसको फील भी तो होना चाहिए था। अब राइट। डिस्पाइट गोइंग मोर सिक्योरिटी वाइज और ऑपरेसिव वाइज थोड़ा सा लिबरलाइज भी तो हो सकता था। वो अपने अपने घर पे जो यूएसएसआर है उसमें लिबरल नहीं हुआ, तो फिर उधर तो बात ही नहीं है। लेकिन अगर आपका आंसर दूं तो 1953 में स्टालिन डाइड, तो उस समय तक उतना कुछ इशू नहीं था। देखो, दैट टाइम टिल 1953 जो है, मोर और लेस सिचुएशन ऑलमोस्ट बराबर सा था। वेस्ट जर्मनी थोड़ा प्रॉस्पेरस था, ईस्ट जर्मनी पीछे था, लेकिन इतना यूजलेस स्टेट अभी तक नहीं बना था। देन देयर वाज दिस प्रीमियर, एक फॉर्मर जर्मन कम्युनिस्ट था, उसको इन्होंने क्या बनाया, ईस्ट जर्मनी का सेक्रेटरी बना दिया। ओके, जीडीआर का, जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का सेक्रेटरी बना दिया। नाम याद नहीं आ रहा है, नाम मैं बताता हूँ आपको आफ्टर क्लास। सो उसने क्या किया, एक सीरीज ऑफ मेजर्स किए, बहुत ही जो उसका इकोनॉमिक मेजर्स था वो काफी ज्यादा वाहियात था, और उसके वजह से अचानक से जर्मनी, जो जो भी बचा खुचा प्रॉस्पेरिटी था जर्मनी, ईस्ट जर्मनी का, वो प्लमेट कर गया, एंड पीपल स्टार्टेड माइग्रेटिंग इन मिलियंस। और दूसरी चीज है कि भाई, जब यूएसएसआर में खुद भुखमरी थी, यूएसएसआर में खुद इश्यूज थे बहुत सारे, एंड दे वे आर डीलिंग विद देयर इश्यूज इन अ ब्रूटल मैनर। ऐसा अगर सोच लेता सपोज स्टालिन से, तो चलो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। स्टालिन किल्ड 60 मिलियन पीपल, ही किल्ड 6 करोड़ पीपल अप्रोक्सीमेटली। ऐसा कहा जाता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्टालिन ने 60 मिलियन लोगों को, 6 करोड़ लोगों को मारा है, गुलाग भेज के, एग्जीक्यूशन करा के, पर्ज करा के। तो वो क्यों कराया है? बिकॉज दे प्रेजेंटेड डिससैटिस्फैक्शन विद द सिस्टम। तो ही वुड हैव किल्ड फर्स्ट एंड देन थॉट अबाउट एनी काइंड ऑफ रिफॉर्म्स, अगर स्टालिन होता। क्योंकि स्टालिन तो 1953 में ही डाइड, यू नो, ही चोक्ड ऑन हिज ओन यूरिन। ओके, वो ही यूरिनेटेड हिमसेल्फ एंड ही डाइड, एंड नोबडी केम टू हेल्प हिम। सो अगर वो होता, जब ये बर्लिन वॉल वगैरह का इशू है, अगर होता तो वो और ब्रूटल होता, वो तो मारना शुरू कर देता। लेकिन उस समय कौन थे? क्रुश्चेव था। तो क्रुश्चेव ने क्या बोला कि एटलीस्ट चलो ठीक है, वॉल बना दो रोकने के लिए। ओके, एंड देन ईस्ट जर्मनी में क्या था, स्टात्सी का कंसेप्ट था। व्हाट इज स्टात्सी? तो स्टात्सी जो है वो इज वाज बेसिकली जीडीआर का, जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक या ईस्ट जर्मनी का इंटेलिजेंस यूनिट था, सीक्रेट पुलिस थी बेसिकली। ओके, एंड उसमें क्या था, दे हैड अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन इन्फॉर्मेंट्स। उसमें ऐसा भी सिचुएशन था दैट आप अगर एक फादर हैं और आपकी वाइफ है, तो हो सकता है कि आपके चिल्ड्रन स्टात्सी को रिपोर्ट कर रहे हैं, आपके नेबर्स, आपके चाइल्डहुड फ्रेंड, anyone could have been Stasi agent. Over 1 million, 10 लाख से ज्यादा informants थे, and they were given some kind of rewards for tipping of information. तो ऐसा भी हुआ है, केस डॉक्यूमेंटेड है, that children were snitching on their own parents, और उसके वजह से पेरेंट्स को नेक्स्ट डे उठा के ले गए और चिल्ड्रन को टॉफी वगैरह मिला। ऐसा भी हुआ है, देयर हैव बीन केसेस। ऐसा भी हुआ है कि चाइल्डहुड फ्रेंड्स
अब जैसे मैं, अगर मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है तो मैंने कुछ बोला कॉन्फिडेंस में कि मुझे पता है यार तू मेरा बचपन का यार है, अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ, बट ही टर्न्ड आउट टू बी अ स्टाटसी एजेंट, और उसने एक पीस ऑफ ब्रेड के लिए अपने बचपन के दोस्त को बिट्रे कर दिया, ऐसा भी हुआ है। तो दे डिड नॉट डू दिस थिंग। उनको कोई मतलब नहीं था कि भाई तुम्हारे कंट्री में क्यों लोग भाग रहे हैं। अगर भाग रहे हैं तो उनको रोको, और कैसे रोकोगे? पुलिस मेथड से रोकोगे। दैट इज द हॉलमार्क ऑफ कम्युनिस्ट स्टेट्स। ओके, अगर वो सोचने लगे कि अगर भागेंगे तो हमारा कम्युनिज्म कम हो जाएगा, दैट इज नॉट, दैट इज नॉट देयर एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं है उनका। अगर आप देखोगे माओ से तुंग का पावर फ्लोज फ्रॉम अ बैरल ऑफ गन, उसने यही बोला था कि पावर फ्लोज फ्रॉम अ बैरल ऑफ गन, राइट? So power flows from a barrel of gun. Obviously, they are not going to negotiate with you. They're going to first kill you and then ask you questions, right? ठीक है, आई होप द क्वेश्चन इज आंसर्ड। अब हम आ जाते हैं ट्रूमैन डॉक्ट्रिन पे। सो ट्रूमैन डॉक्ट्रिन जो है 1947 में स्टार्ट हुई थी, एंड दिस मार्क्ड द स्टार्ट ऑफ द कोल्ड वॉर। सो ट्रूमैन डॉक्ट्रिन था क्या, और क्यों ये डॉक्ट्रिन आया गया? तो ट्रूमैन जो था, ही वाज बेसिकली सक्सेसर टू फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट। एफडीआर का सक्सेसर था। एफडीआर जो थे, ही डाइड इन ऑफिस, थर्ड टर्म अपना सर्व कर रहे थे एज प्रेसिडेंट, एंड ही डाइड इन ऑफिस। तो ट्रूमैन साहब जो थे, ही बिकेम द 33rd प्रेसिडेंट, एंड देन ही स्टार्टेड द ट्रूमैन डॉक्ट्रिन बेसिकली। तो उसमें क्या था, दैट अ लॉट ऑफ कंट्री इन यूरोप, जैसे जर्मनी, जैसे ग्रीस, जैसे बाल्कन्स, जैसे फ्रांस, एंड इवन यूके टू सम एक्सटेंट, दे वेर वेरी हार्ड हिट। काफी ज्यादा हार्ड हिट थे, और काफी पोवर्टी थी। मैंने लास्ट क्लास में एक चीज आपको बताई थी कि जहां पर भी पोवर्टी और जॉबलेसनेस होगा, वहां पर एक्सट्रीमिस्ट आइडियल्स विल प्रॉस्पर। और उस समय का सबसे वोग में एक्सट्रीमिस्ट आइडियल कौन सा था? बिकॉज फासिज्म को तो खत्म कर दिया था, तो एक तरफ का राइट विंग का एक्सट्रीमिस्ट आइडियल बंद हो गया था। दैट वाज नॉट एन ऑप्शन। तो पीपल दे स्टार्टेड ग्रेविटेटिंग टुवर्ड्स कम्युनिज्म, and USSR, it started supporting a lot of trade unions, a lot of dock unions. You understand what is a dock union? जो डॉकयार्ड्स होते हैं वहां पर जो वर्क करते हैं, ओके, बेसिकली उनका यूनियन। सो ये उनको सपोर्ट कर रहा था, और उसके वजह से, बिकॉज ऑफ दैट, काफी ज्यादा एक खतरा था कि एक कम्युनिस्ट पैन यूरोप कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हो जाएगा। एंड द सिचुएशन वाज राइप। व्हाई? बिकॉज पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू काफी ज्यादा इशू आ गया था, बिकॉज पोवर्टी वाज हाई, अनएम्प्लॉयमेंट वाज हाई, एंड बेसिक प्रॉस्पेरिटी वाज नॉट देयर इन मोस्ट ऑफ दीज कंट्री। तो ट्रूमन साहब ने बोला दैट ओके, हम कुछ नहीं कर सकते कि कम्युनिज्म जो है उसको स्प्रेड करने से रोकना है, बिकॉज अल्टीमेटली इट विल कम टू द शोर्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ओनली। यूनाइटेड स्टेट्स के शोर पे ही आएगा कम्युनिज्म। सो यस, ओके। सो ब्रिटेन जो था वो खुद वीकेंड था। ब्रिटेन ने काफी डेट ले लिया था। वर्ल्ड वॉर वन का डेट अभी तक नहीं उतार पाया था, तो वर्ल्ड वॉर टू की तो बहुत दूर की बात है। ओके, सो ब्रिटेन जो है, इट गॉट वीकेंड, तो वो कुछ कर नहीं पाएगा। ब्रिटेन कुड नॉट टेक द लीडरशिप ऑफ यूरोप बिकॉज इट हैड बिकम अ वीकेंड पावर। तो यूएस को क्या लगा कि भाई अब हमें जाना पड़ेगा यूरोप की तरफ, और यूरोप का जो लीडरशिप है हमें यहां से चलाना पड़ेगा, वॉशिंगटन से चलाना पड़ेगा। बिकॉज टेक्निकली ब्रिटेन एंड फ्रांस जो है वो इतने वीक हैं दैट दे कैन नॉट काउंटर द ऑनस्लॉट दैट स्टालिन विल सेंड देयर वे। और वहीं से ट्रूमैन डॉक्ट्रिन का जन्म हुआ, वहीं से ट्रूमैन डॉक्ट्रिन गॉट इट्स बर्थ। सो इसमें क्या था, बेसिकली पॉलिसी शिफ्ट हुआ। पॉलिसी शिफ्ट क्या हुआ कि देखो, 1914 में वुड्रो विल्सन को, आपको याद होगा, वुड्रो विल्सन उनके प्रेसिडेंट थे। देन 1940 में जब वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हो गया था, ऑलमोस्ट एक साल हो गया था, तो उस समय JFK, जॉन एफ कैनेडी के फादर, सीनियर कैनेडी जो थे, ही वाज एम्बेसडर, ओके, ही वाज द एम्बेसडर टू द यूके, एंड ही सेड दैट ओके, अगर मैं यूएस को, बिकॉज द यूएस पब्लिक, दे वेर वेरी पैसिफिस्ट, एंड दे वेर ऑफ द ओपिनियन कि यार यहीं पर अपना जो अबंडेंस है उसको बढ़ाते हैं, यहीं पर जो अपना कैपिटलिज्म है उसको बढ़ाते हैं, वाई गो एंड गेट इन्वॉल्व्ड, वाई गो एंड गेट इन्वॉल्व्ड इन अदर पीपल्स वॉर। तो अमेरिका जो था वो बहुत ही क्लोज्ड पावर की तरफ फंक्शन कर रहा था।
मे बी आसपास के कंट्री में इट यूज टू गो फॉर इट्स ओन बेनिफिट, फॉर इट्स ओन कमर्शियल बेनिफिट। लेकिन आज जो देखते हो, यू माइट वंडर, यार ये अमेरिका इराक में क्या कर रहा है, अमेरिका वियतनाम में क्या कर रहा है, अमेरिका चाइना के पास क्या कर रहा है, अमेरिका गुआम में क्या कर रहा है, राइट? यू माइट वंडर दीज थिंग्स। और दैट इज द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ द ट्रूमैन डॉक्ट्रिन, बिकॉज ट्रूमैन डॉक्ट्रिन के पहले अमेरिका वाज अ पैसिफिस्ट पावर, अमेरिका वाज अ क्लोजेटेड पावर, अपने में ही रहता था, अपने में ही प्रोड्यूस करता था एंड कंज्यूम करता था। लेकिन आफ्टर ट्रूमैन डॉक्ट्रिन इट स्टार्टेड स्प्रेडिंग इट्स विंग, और एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पॉलिसी शिफ्ट आया अमेरिका का कि हम पहले नॉन इंटरवेंशनिस्ट थे, अब हम क्या करेंगे, अपने राइट्स के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए वी आर गोइंग टू इंटरवीन इनटू अदर पीपल्स अफेयर, ताकि कम्युनिज्म का जो स्प्रेड है उसको हम रोक सकें। तो बेसिकली डेस्परेट टाइम डेस्परेट मेजर वाले माइंडसेट के साथ दे वर मूविंग फॉरवर्ड। और यूएस जो है, इट स्टार्टेड नाउ कमिटिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स in aid to these countries who had become poor post World War II, because उनको लगा कि अगर हम इनको पैरों पे खड़ा नहीं कराएंगे, ओके, हम पैरों पे इनको नहीं खड़ा कराएंगे, if we are not going to make them stand these countries on their own 2 feet, they are going to succumb to communism, okay, वो communism का शिकार हो जाएंगे and they are going to become communist state. So he started dispensing, okay, he requested some billions of dollars from Congress, और Congress ने उसको approve किया, and he started dispensing this money to all these countries who had become poor in Europe due to World War II. इसका सक्सेस क्या हुआ? ग्रीस और टर्की जो है, इट बिकेम नाटो मेंबर। द ग्रीस और टर्की जो है वो इमीडिएट थ्रेट जो था कम्युनिस्ट टेक ओवर से, उसको बचा पाया। उस समय बहुत सारे कम्युनिस्ट एक्टिव थे ग्रीस एंड टर्की में, और ग्रीस एंड टर्की की जो गवर्नमेंट थी वो वीक हो गई थी, लेकिन अचानक से पैसा आया, सपोर्ट आया यूएस का, तो दे वर एबल टू काउंटर द कम्युनिस्ट थ्रेट। देन दिस ऑल्सो, ये जो पैसा बांटने की टेंडेंसी है फॉर अदर पीपल्स बेनिफिट, ताकि वो कैपिटलिज्म को एक्सेप्ट करे, कम्युनिज्म को रिजेक्ट करे, वो फाउंडेशन बना किसका? मार्शल प्लान का। एंड मार्शल प्लान जो है वो यूरोप की रिकवरी के लिए, इंक्लूडिंग द रिकवरी ऑफ जर्मनी, इट्स फॉर्मर एनिमी, उसमें जर्मनी भी इंक्लूडेड आ गया। देन डॉक्ट्रिन ऑफ कंटेनमेंट, ओके, डॉक्ट्रिन ऑफ कंटेनमेंट वाज देयर। उसमें क्या था? दैट यूएस फॉरेन पॉलिसी जो है वो कम्युनिज्म को रोकने के लिए आगे बढ़ेगी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा यूएस फॉरेन पॉलिसी का? टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म, ओके। और मार्शल प्लान जो था 1948 में स्टार्ट हुआ। इट प्रोवाइडेड बिलियंस इन इकोनॉमिक असिस्टेंस टू रीबिल्ड वॉर टॉर्न वेस्टर्न यूरोप, ताकि स्टेबलाइज हो पाए। अगर आप हेल्प करोगे उनको प्रोस्पर करने के लिए, तो वो क्या होगा? स्टेबिलिटी मिलेगी। स्टेबिलिटी मिलेगी तो व्हाट विल हैपन? देन दे विल बी एबल टू थ्वाट द एडवांसेस ऑफ द रैडिकल लेफ्टिस्ट हु आर प्रोपागेटिंग कम्युनिज्म। देन क्रिटिसिज्म भी कुछ है ट्रूमैन डॉक्ट्रिन का। यहां देखो, मैं क्रिटिसिज्म ये सब क्यों आपको बता रहा हूँ, लेगेसी क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज आई फियर दैट यूपीएससी माइट आस्क 10-15 मार्क का क्वेश्चन, 10 मार्क का ज्यादा चांसेस है। दे कैन आस्क, ओके, हाउ ट्रूमैन डॉक्ट्रिन हैज शेप्ड post World War II global order, how Truman Doctrine shaped the present US foreign policy. PSIR वाले जो friends हैं, they can take a note. It can come in your GS paper too. Okay, so या history optional भी है, तो उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो बी रेडी, ऊपर ऊपर से पढ़ना बंद करो। देखो, दो ही चीज होती है। I'll tell you something very very bluntly. या तो अच्छे से करो, GS1 का जो टॉपिक्स है, इंटरनल सिक्योरिटी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, ये सारे टॉपिक्स हैं, अच्छे से करो। ईच एंड एवरीथिंग यू डू, डोंट डू हाफ हार्टेड, ओके, कि कहीं से 10 पेज के नोट्स मिल गए तो उनको ऊपर से देख लिया, या कहीं से 12 पेज के नोट्स मिल गए तो ऊपर से थोड़ा थोड़ा देख लिया, थोड़ा समझ लिया, और जब एग्जाम में गए तो यू आर क्लूलेस, और वही हाफ बेक्ड आंसर लिख रहे हो, 4 पॉइंट लिख रहे हो 15 मार्क के लिए। सो आइदर गो फुल फ्लेजेड, पूरा पढ़ाई करो आप, ये जो मेन सेंट्रिक टॉपिक्स हैं, मेन सेंट्रिक सब्जेक्ट्स हैं, और डोंट डू एट ऑल, ओनली फोकस ऑन प्रीलिम्स एंड अदर योर ऑप्शनल में भी, ठीक है? तो दैट विल बी अ बेटर ROI।
that will be a better return of investment. Okay, so that's why the notes that I'm sending you, whatever the notes I'm sending you, it is built on that philosophy कि पूरा पढ़ो या तो मत पढ़ो. Okay, ये है, ठीक है. That is something that I'll tell you bluntly. Is the extension of this also McCarthyism? Yes, you can say that. Basically, आप कह सकते हो. Okay, although I'm not very sure that how true it would be. Okay, maybe we can have a discussion after in the DM, right? Okay, so एक और क्रिटिसिज्म क्या था ट्रूमैन डॉक्ट्रिन का? एक और क्रिटिसिज्म क्या था ट्रूमैन डॉक्ट्रिन का? दैट इट गेव अ ब्लैंक चेक फॉर यूएस टू इंटरवीन इन अदर पीपल्स अफेयर. ये 90s में भी दिखा हमें, आज के डेट में भी दिख रहा है. ना लेना ना देना, फिर भी यूएस हर जगह प्रेजेंट है. ओके, लेगेसी क्या है जो ट्रूमैन डॉक्ट्रिन है? इट लेड द ग्राउंड वर्क फॉर यूएस कोल्ड वॉर पॉलिसीज, कि कैसे कंटेनमेंट होगा. वियतनाम में हम क्यों जा रहे हैं भाई? वियतनाम और यूएस का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी वियतनाम में thousands of American troops died, and that is a direct impact of the Truman Doctrine कि कम्युनिज्म को रोकना है कैसे करके भी. कोरिया में इतने अमेरिकन ट्रूप्स क्यों क्यों मरे? What is the reason why so many American troops died? Why so many American troops died across the globe? Because of this Truman Doctrine कि भाई हमें कैसे भी करके opposing ideology, कम्युनिज्म जब कम्युनिज्म खत्म हुआ 1991 में with the collapse of Soviet Union, उसके बाद भी they started manufacturing new enemies. सद्दाम हुसैन को बना लिया, तालिबान को बना लिया. ओके, उसके बाद कोई और बन गया उनका एनिमी, लैटिन अमेरिकन डिक्टेटर्स बन गए. So that is the hangover. That is the hangover of the Truman Doctrine. ओके, अब हम आ जाते हैं मार्शल प्लान में. लेट अस नाउ टॉक अबाउट मार्शल प्लान. तो मार्शल प्लान आप समझ में आ गया. ट्रूमैन डॉक्ट्रिन, ट्रूमैन ने क्या किया? ही अप्रोच द कांग्रेस. ट्रूमैन अप्रोच दी कांग्रेस कि भाई हमें पैसे देने होंगे यूरोप को, बिकॉज बहुत ही सिचुएशन खराब है, अनस्टेबल गवर्नमेंट है. दे आर नॉट एबल टू गिव फूड, इन्फ्लेशन इज हाई, दे आर नॉट एबल टू गिव फूड एंड एम्प्लॉयमेंट टू इट्स पीपल. So that's why America जो है, which is a prosperous country, it has to help so that communism doesn't eventually come to its shore. Basically उनका ये कहना था कि हम जाके वहीं लड़ेंगे कम्युनिज्म से, कंट्री जहां पर कंट्री अनस्टेबल है. Why wait in America? Why wait in Washington DC and allow communism to come to its doorstep? So that was the reason. तो मार्शल प्लान में क्या हुआ? उसको बेसिकली बोला जाता है यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम. और वॉर ऑन यूरोप को फिर से बनाने के लिए, जो बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हुआ, इंडस्ट्रीज डिस्ट्रॉय हुआ, ओके, ये सारी चीजें उसको रीबिल्ड करने के लिए, दैट दिस वाज द आइडिया. एंड देन राइज ऑफ कम्युनिज्म जो है, विच वाज ड्यू टू द अनस्टेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गवर्नमेंट एंड द सोसाइटी, उसको काउंटर करने के लिए, एरिया को स्टेबल करने के लिए, कंट्री को स्टेबल करने के लिए, दिस केम इनटू बीइंग. ओके, अराउंड 13 बिलियन, आज के डेट में 130 बिलियन के करीब का उन्होंने असिस्टेंस दिया था उस समय 1948 में. एंड देन 16 वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो थे, उनको ये एड मिला. उसमें क्या था, यहाँ पर आप देख सकते हो, वेस्ट जर्मनी को भी एड मिला था. और मार्शल प्लान ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यान से अगर आप देखोगे तो बर्लिन का रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम अंडर दी विथ द मार्शल प्लान. ओके, मार्शल प्लान के अंदर ये देख रहे हो, वापस से जो डिस्ट्रॉयड बिल्डिंग है उसको जर्मन लोग बना रहे हैं. और ये पैसा कहाँ से आ रहा है? अमेरिका से आ रहा है. क्यों आ रहा है? ताकि यहाँ पर स्टेबिलिटी आए, बिल्डिंग बनेगी, जॉब होगा, उसके बाद क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट होगा, पीपल विल स्टॉप एजिटेटिंग एंड कम्युनिज्म जो स्प्रेड है वो होल्ड पे रहेगा. सो जो बाय 1952 व्हाट हैपेंड वाज, जो भी कंट्रीज इसके अंदर थे, जो भी कंट्रीज मार्शल प्लान के अंदर थे, दे सॉ अ वेरी गुड 35% hike in their total industrial production, and they were able to get back, some of the countries were able to get back to pre-war production. जो war World War II के पहले जो उनका production levels था, they were able to achieve that. Political stability आई because people started getting job. Economic stability leads to political stability, right? एक बहुत famous quote है, ये बिल क्लिंटन ने दिया था when he was fighting against George Washington Bush, and he said that okay, आपने इराक वॉर जीत लिया, everything you won, and you are thinking that you are going to win.
ओके, यू आर थिंकिंग दैट यू आर गोइंग टू विन बिकॉज आपने इराक वॉर जीत लिया, अमेरिकन आर हैप्पी. इट्स द इकोनॉमिक स्टूपिड. एक बहुत ही फेमस लाइन है, इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड. मतलब आपको लग रहा है कि मैं इराक में जाके मैंने सब चीज जीत लिया, लेकिन आप घर पे नहीं देख रहे हो. और उन्होंने उसी में बोला था दैट इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड. तो इकोनॉमी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड इट लीड्स टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. पहली चीज है विच लीड्स टू पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. एग्जांपल आप आपके सामने है. अगर सपोज यू आर स्ट्रगलिंग फॉर अ जॉब. आप पहले ब्रेड खाते थे, ब्रेड नहीं खा पा रहे हो बिकॉज इट हैज गॉन अप टू 100. ओके, तो जो करंट प्राइम मिनिस्टर है, सपोज आप उनके बहुत बड़े सपोर्टर है, और अगर सिचुएशन आउट ऑफ हैंड चली गई और हमें भी कार्ट पे पैसे रुपीज ले जाने पड़े फॉर अ लोफ ऑफ ब्रेड और फॉर मे बी बैग ऑफ आटा, तो हम भी बोलेंगे यार ये हमें जो प्राइम मिनिस्टर है वो पसंद नहीं है ना. तो उसी तरीके से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी शुड बी दी फर्स्ट प्रायोरिटी. उसी से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है. और मार्शल प्लान जो है वो यही कर रहा था कि भाई पहले इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आए, पैसा जाएगा इकोनॉमी में, नई नई चीजें बनेंगी, पुरानी चीजें रिकंस्ट्रक्ट होंगी. उससे क्या होगा, राइज होगा इकोनॉमिक्स का. उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट लेवल का राइज होगा एंड पीपल विल गेट सेटिस्फाइड, सेशिएटेड. ओके, बेसिकली. एंड इसके थ्रू वेस्ट यूरोप जो है वॉज सेव्ड. मार्शल प्लान के थ्रू वेस्ट यूरोप जो है इट वॉज सेव्ड. ईस्ट वेस्ट डिवाइड हैपेंड. ओके, आपको पता है, मैंने बताया कैसे बर्लिन वॉल बना, कैसे बेसिकली आयरन कर्टन के पीछे की कंट्रीज जो है उनको फोर्सफुली, ओके, वो नहीं चाहते थे. पोलैंड में भी स्ट्राइप्स हुए, हंगरी में भी स्ट्राइप्स हुए. हंगरी में 1956 में स्ट्राइप्स हुए. ओके, एंड हंगरी में काफी भयानक स्ट्राइप्स हुए थे. एंड देन बहुत सारे कंट्रीज अदरवाइज भी अगर आप देखो, यूगोस्लाविया जो है इट वाज अंडर विच लीडर? यूगोस्लाविया वाज अंडर जोसेफ ब्रोज टीटो. सो यूगोस्लाविया जो है इट ब्रोक ऑफ एंड इट वाज द बिगेस्ट आयरनी. Yugoslavia, which was a so-called communist state, so-called socialist state, it broke off from the USSR's, USSR का जो sphere of influence है उससे ब्रेक ऑफ कर गया. उसके पीछे का रीजन हम लोग डिस्कस करेंगे. अल्बेनिया का भी मैं बताऊंगा आपको व्हाई इट हैपेंड एंड व्हाट हैपेंड, जब हम लोग वॉर्सो पैक्ट डिस्कस करेंगे. लेकिन ईस्ट वेस्ट डिवाइड बहुत तगड़ा हुआ. आयरन कर्टन के पीछे की कंट्रीज जो है, जीडीआर हो गया, पोलैंड हो गया, हंगरी हो गया, चेकोस्लोवाकिया हो गया एंड यूएसएसआर, ये सारी कंट्रीज जो है बहुत एक सीक्रेटिव लाइफ जीने लगी, बहुत ही एक सीक्रेटिव वे में. ओके, दे स्टार्टेड ऑपरेटिंग. कुछ पता नहीं चल रहा था कि उनके अंदर हो क्या रहा है. ओके, एंड देन बेसिकली मार्शल प्लान जो है उसको देख के कि यार ये मार्शल प्लान तो मेरा इन्फ्लुएंस काट देगा. कम्युनिस्ट जो है दे आल्सो सॉ द मार्शल प्लान एंड दे केम आउट विद देयर ओन प्लान. उसको बोलते हैं कॉमन फॉर्म एंड कॉमेकॉन. कॉमन फॉर्म क्या है? कम्युनिस्ट इंफॉर्मेशन ब्यूरो. और कॉमेकॉन क्या है? काउंसिल फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस. तो कॉमन फॉर्म जो है वो बेसिकली प्रोपेगेंडा के लिए था कि ये बेकार है, मार्शल प्लान बेकार है और ये तो सिर्फ झूठ बोलते हैं. और जो भी आप सुन रहे हो प्रॉस्पेरिटी के बारे में वेस्ट जर्मनी से और बाकी कंट्री से, वो झूठ है. और बेसिकली कॉमेकॉन जो क्या था, वो बेसिकली लॉलीपॉप देने के लिए कि तुम भाई उधर मत जाओ, क्यों उधर जा रहे हो, मार्शल प्लान बेकार है, यू टेक दिस लॉलीपॉप ऑफ मे बी सम फ्यू मिलियन डॉलर्स और इससे तुम्हारा कुछ एग्रीकल्चर में मैकेनाइजेशन कर देंगे, तुम्हारा इधर इधर उधर कोई फैक्ट्री बना देंगे. सो बेसिकली दिस वाज द अप्रोच. तो ये क्या था, कॉमन फॉर्म एंड कॉमेकॉन. बेसिकली इट वाज अ रिएक्शन. ओके, एक रिएक्शनरी ऑर्गेनाइजेशंस थी अगेंस्ट द मार्शल प्लान. और ये जो मार्शल प्लान है ये आज भी फॉरेन एड देने के लिए, जैसे कंट्रीज देती है ना, इंडिया भी देती है बहुत सारे छोटे कंट्रीज को एड, तो कैसे एड दिया जाता है, कैसे वर्क एग्जीक्यूट किया जाता है, आज भी बताती है. ये जो मार्शल प्लान है वो एक टाइप का गाइडलाइन, टाइमलेस गाइडलाइन की तरह काम करता है. ओके, अब हम आ जाते हैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, बर्लिन ब्लॉकेड. अब बर्लिन ब्लॉकेड क्या था? 1948-49 में हुआ था. सो आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू जो जर्मनी मैंने बताया 4 ऑक्यूपेशन जोन में डिवाइड हो गया था. कौन कौन से थे? यूएसएसआर का था, ये इंग्लैंड का था, देन इट वाज ऑफ फ्रांस एंड इट वाज ऑफ यूएस. राइट, यूएस, यूके, फ्रांस एंड यूएसएसआर. तो 4 ऑक्यूपेशन जोन में था. और बर्लिन जो था, बर्लिन एज अ सिटी, ऑल्दो इट वाज, अगर आप देखोगे मैप, ऑल्दो इट वाज टोटली
सराउंडेड बाय यूएसएसआर टेरिटरी, जीडीआर के टेरिटरी में था, लेकिन फिर भी इसको भी डिवाइड किया गया दो पार्ट में, ईस्ट बर्लिन एंड वेस्ट बर्लिन में। ओके, वेस्ट बर्लिन जो था वो मॉडर्न एरिया था, प्रो कैपिटलिस्ट था, एंड ईस्ट बर्लिन जो था वो ईस्ट जर्मनी जो कम्युनिस्ट आइडियल था उस पे बेस्ड था। ओके, यस, दिस इज डन। हाँ, बर्लिन ब्लॉकेड के बारे में हम बात कर रहे थे। तो टेंशंस बढ़ने लगे। ओके, टेंशंस बढ़ने लगे, बर्लिन का जो प्रॉस्पेरिटी है उसको देख के काफी लोग माइग्रेट करने लगे, और उन्होंने, यूएस, यूके और फ्रांस ने क्या किया, दे इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू करेंसी अपने अपने जोन में। 4 जोन थे, उसमें से 3 जोन में जो कि एलाइड कंट्रोल में थे, उसमें दे इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू करेंसी टू कॉम्बैट इन्फ्लेशन दैट वाज राइजिंग। और यूएसएसआर जो है इसको एज अ थ्रेट देख लिया, यूएसएसआर ने इसको एज अ थ्रेट देख लिया, और अपना ज्योग्राफिकल एडवांटेज को यूज करके, अगर आप यहां देखोगे तो उसके पास एक ज्योग्राफिकल एडवांटेज था कि बर्लिन उसके टेरिटरी से सराउंडेड था पूरा, एंड उसको इस्तेमाल करके, एक्सप्लॉइट करके, इट सेड कि मैं बर्लिन में कुछ आने जाने नहीं दूंगा, कोई भी ट्रक्स बाहर से नहीं आएगी, किसी भी तरीके का खाना पीना कुछ नहीं आएगा बाहर से। ओके, बिकॉज बर्लिन के लोगों को आई वांट टू पनिश। तो उसके उसी को हम लोग बोलते हैं बर्लिन ब्लॉकेड। और किसी भी तरीके का, बेसिकली बर्लिन वाज अंडर सीज, बर्लिन को एक इकोनॉमिक एम्बार्गो में डाल दिया था टू पनिश फॉर डूइंग दिस थिंग। एंड देन व्हाट हैपेंड वाज, देयर वाज समथिंग कॉल्ड द बर्लिन एयरलिफ्ट। उसमें यूएस ने क्या किया, अपना एयरफोर्स का, अपने जो स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट है उनका पावर दिखाया, एंड इट एयरलिफ्टेड फूड फ्यूल सप्लाईज फॉर द पीपल ऑफ वेस्ट बर्लिन। ओके, ओके, सो बर्लिन एयरलिफ्ट जो था, तो उसमें फ्यूल और सप्लाईज एंड अदर नेसेसिटीज वाज सेंट टू वेस्ट बर्लिन। और इसमें एक और बहुत ही एक फनी बात है कि दे आल्सो डिलीवर्ड मिलियंस ऑफ सॉफ्ट टॉय bunnies for the children of West Berlin, and chocolates was also dropped for the children of West Berlin। और बर्लिन के लोगों पे डाला गया था, नॉट इवन वेस्ट बर्लिन। क्यों डाला गया था, उसके पीछे का रीजन एक प्रोपागेंडा वैल्यू है, दैट ओके देखो ऊपर से चॉकलेट बरस रहे हैं, ऊपर से टेडी बियर बरस रहे हैं, बेसिकली चिढ़ा रहे थे, ऊपर से चॉकलेट बरस रहा है। और अगर इफ यू विल अडॉप्ट सी कम्युनिस्ट जर्मन्स, जीडीआर के लोगों, ईस्ट जर्मनी के लोगों, व्हाट यू आर मिसिंग, व्हाट वी आर केपेबल ऑफ, कि हम ऐसे ही बनीज, इतने सारे लाखों बनीज हम ऐसे ही फेंक सकते हैं हवा से, तो तुम सोचो व्हाट वी एल्स वी आर केपेबल ऑफ। सो ये रहा, देखो ये फोटो है, ऐसे ऐसे एयरक्राफ्ट, दे वर ड्रॉपिंग मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्गो। और ब्लॉकेड जो था, उन्होंने क्या किया था, बेसिकली बर्लिन में कोई ट्रक वगैरह कुछ नहीं आएगा, कुछ खाना पीना नहीं आएगा, एंड दे एक्सप्लॉइटेड, द यूएसएसआर जो था उसने एक्सप्लॉइट किया था अपना ज्योग्राफिकल एडवांटेज। और ये सारे लोग जो हैं वेट कर रहे हैं कि कुछ ड्रॉप होगा तो मैं वहां से उठाऊंगा। देन मई 1949 में ये ब्लॉकेड लिफ्ट हो गया था, और जो एयर लिफ्ट है उसका पर्पस सक्सीड हो गया था। और ब्लॉकेड जो था, बट उसका एक और था कि इट स्कारड basically the people of Berlin, and it deepened the rivalry between US and the Soviet Union. Okay, any questions that you guys might have? यहाँ तक समझ में आ गया? Post war, post World War II scenario, what has happened? No questions. I'm guessing no questions. Okay. Why? Because it's a rabid ideology. It spreads like virus. It spreads like virus. देखो, class struggle over nationalism. Stalin had said that आपको class struggle करना है over nationalism. But that person, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, that person, Stalin had said कि we need not nationalism, we need class struggle. But that person, Stalin, he resorted to nationalism. He appealed to the sentiments of the Russians कि तुम्हारा मदर रशिया खतरे में है. A communist saying that your mother Russia is in danger when the Nazis were knocking on the door of Moscow. Okay, so that's why communism जो है, it has to be opposed because it spreads like a virus. Okay. Any questions? No.
मोर क्वेश्चंस किसी को नहीं है, तो हम लोग ओके वी कैन ब्रेक ऑफ देन।